Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history, chapter number 6 of 11th class book. In this chapter, I am going to teach you the social, economic, and political life of the European pupils during the medieval period. बेटा medieval period जो time है, it was started from 5th to 15th century. 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक की जो टाइम पीरियड है उसको अपन मिडाइवल टाइम पीरियड कहते हैं। इस टाइम पीरियड में जो रोम एम्पायर था उनके कोलैप्स के बाद में वहाँ पे क्या कंडीशंस बनी, पीपल्स की सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। लिसन बेटा, ये वर्ड्स बड़े अजीब लगते हैं, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। इनका मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप ये मतलब समझ गए तो आप इन चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब हो गया मनी, यानी कि पीपल के सोर्स ऑफ अर्निंग वहाँ पे क्या होते थे। तो सोर्स ऑफ अर्निंग जो पीपल्स के थे उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर होती थी, ट्रेड होता था, रेयरिंग वगैरह होती थी। तो ये इकोनॉमिक लाइफ हो गई। फिर पीपल्स डिफरेंट टाइप के वर्क्स करते हैं, कुछ सर्विसेज देते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके इकोनॉमिक लाइफ के अंदर आती है। अब ले लेते हैं पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि वहाँ पे राजा है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रूल करता है, वो अपॉइंट कैसे होते हैं, उनके क्या पावर्स होती हैं, कि उनकी बाउंड्रीज वगैरह, लैंड बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक वो वैल्यू होती है, ये चीज़ें। फिर सोशल लाइफ में जो रूलर्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। वहाँ की रिलीजियस लाइफ, तो धार्मिक किस रिलीजन की वो लोग पूजा करते थे, ठीक है, रहना सहना, किस टाइप के फूड प्रोडक्शन होता था। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी कल्चरल, सोशल और कल्चरल लाइफ के अंदर थी। तो अपन इस चैप्टर के अंदर, जैसे मैंने भी आपको बताया है, ऑलरेडी टोल्ड यू, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे। इसमें कहाँ की? वेस्टर्न यूरोप की। वेस्टर्न यूरोप कौन सा हो गया? बेटा आपने अगर मैप देखा हो तो यूरोपियन कंट्री पे चले जाओ तो पुर्तगाल आएगा, पुर्तगाल के बाद में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस वाला जो पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी वाले जो एरियाज हो गए, ये इस साइड में जो एरिया रह गए वेस्टर्न साइड में, तो उनको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री कहते हैं। और इसके बारे में कब पढ़ेंगे? 9th to 16th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे अपन इसमें। और जो मिडाइवल टाइम पीरियड है वो 5th से लेकर 15 तक हो गया। अच्छा, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसके बारे में हमें कैसे मालूम है? यूरोपियन जो पीपल्स होते थे इनकी एक खासियत होती थी कि सब कुछ जो है रिटर्न में ले लेते हैं। किसी को लैंड ग्रांट करेंगे तो भी रिटर्न में, ठीक है, कोई मैरिज है, डेथ वगैरह हुई है, कोई भी रेवेन्यू वगैरह पेड किया जाता था किसी भी पर्सन के जरिए, तो वो रिटर्न रिसोर्सेज होते थे। हिस्ट्री के लिए आप ये ध्यान रख लें, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं? मोस्टली रिटर्न रिसोर्सेज होते हैं। इनमें इंस्क्रिप्शंस भी आ सकते हैं, कॉइन्स आ सकते हैं, कोई स्टोरी आ सकती है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें जो हैं, हम किसी स्टोरी की बात करते हैं, किसी पोएट की बात करते हैं, तो वो जो बुक्स वगैरह हैं, जो उस बुक्स में जो लिखा हुआ है वो हमें किसी दूसरी बुक में भी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम उसको रिटर्न रिसोर्सेज नहीं मानते, ठीक है। तो अपन देखो ये MCQ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप की लाइफ के बारे में हम बता रहे हैं। हम आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बता रहे हैं। किस ड्यूरेशन में बता रहे हैं? ये ड्यूरेशन था 9th to लेकर 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी तक का ये टाइम पीरियड था। और जो रोम एम्पायर में था वो जब फॉल हो गया था, गिर गया था, मतलब कोलैप्स हो गया था, उसके बाद के टाइम पीरियड के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जर्मैनिक पीपल, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन कंट्री, ये यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री में ये वेस्ट वाला हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, ये सेंट्रल हो गया, ये ईस्टर्न, नॉर्थ और सदर्न में अपन यूरोप को ऐसे बांट देते हैं। तो इस वेस्ट वाले एरिया में सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के जो पीपल थे वो ज़्यादा एडवांस थे, वो इस एरिया में आ गए थे। अपना मैंने बताया अपना जो एरिया है सभी पीपल एक्सटेंड करते हैं, तो
वो अपने एरिया को एक्सटेंड करते हुए इस रीजन के अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे एक जर्मेनिक ट्राइब्स वगैरह जो थी वो आ गई थी, इटली वाले रीजन तक भी पहुँच गई थी। तो मैं आपको जरा मैप में बता देता हूँ ये कहाँ है। मैप को कम से कम आप रीड तो करो, समझ में भी आ जाएगा। देखो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये देखो ये मैंने आपके सामने बुक रख दी है। तो बुक में ये वाला जो एरिया है ये देखो लिखा हुआ इटली है, और यहाँ से देखो ये रहा स्पेन। स्पेन से थोड़ा पीछे जाएंगे, दिखाया नहीं रहा है बुक में, तो वो पुर्तगाल आ जाएगा। पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे बेल्जियम, नीदरलैंड आ गए, कभी नाम सुना होगा लग्जमबर्ग, वो यहाँ पर है। फिर ठीक है ये वाला एरिया आपका ये जर्मन हो गया, ये फ्रांस वगैरह हो गया, ठीक है। ये आपका इटली हो गया, ये रहा इटली। और इटली के पास में ये रोम था। कभी पढ़ लिया करो इनको, धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। नॉर्थ सी, ये इनका इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहा करो, ज़्यादा कठिन नहीं है। वैसे कभी अपन फेस टू फेस आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छी ढंग से कराने की कोशिश करेंगे। आ जाए तो यहाँ पे इटली, स्पेन और फ्रांस में इन लोगों ने जर्मेनिक जो ट्राइब्स थे जर्मनी से आए थे, इन्होंने एक्वायर कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जब भी मैंने कहा कोई भी एरिया पे दूसरा पर्सन कब एक्वायर करता है, जब यहाँ की जो फोर्सेज हैं वो कमज़ोर होती है। तो यहाँ पे कोई यूनिफाइड फोर्स नहीं थी, यानी कि ये दल इकट्ठे नहीं थे, सारे अलग अलग थे, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्वेंटली वॉर्स वगैरह हो। क्यों? हर राजा चाहता है मैं अपना एरिया बढ़ाऊँ, तो एरिया बढ़ाने के लिए रेगुलर जो वॉर पीरियड का जो टाइम था वो इस रीजन में हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग था वो लैंड थी, तो लैंड के लिए ही ये पीपल्स लड़ते थे। और लैंड भी कौन सी होनी चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर देयर फॉर सेंट्रल। अच्छा, यहाँ पे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफरेंट ग्रुप्स थे, वो लैंड को सेंटर में रख के ही करते थे। अगर लैंड है तो सोशल ग्रुप होते थे, लैंड नहीं है तो वो नहीं होते थे, ठीक। आगे चलते हैं। और रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बावजूद भी यहाँ पे जो ऑफिशियल रिलीजन जो था वो क्रिश्चियनिटी ही था, ठीक है। ऑफिशियल फ्रॉम द 4th सेंचुरी से क्रिश्चियनिटी जो था वो उनका यहाँ पे दबदबा था। क्रिश्चियंस वगैरह पीपल जो होते थे उनका दबदबा था। आगे चलते हैं। और इसके साथ साथ में ही वेस्टर्न यूरोप में तो था ही, उसके अलावा ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप में भी क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो फल फूल रहा था। और यहाँ पे जो चर्च ऑल्सो बिकम ए मेजर लैंड होल्डर एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप। उस टाइम में जो चर्च होती थी वो मेन पावर होल्डर होता था, मतलब राजा तक को ये लोग हिला दिया करते थे, इतनी इनकी पावर होती थी। पॉलिटिकल पावर का मतलब है राजा को अपॉइंट कौन करेगा, कौन राजा बनेगा, ये पॉलिटिकल पावर होती है। और लैंड होल्डर, जमीन पे ही इनका ये अधिकार होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में अपन 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांट दिया था। इसमें फर्स्ट जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी वो कृष्ण ने ले रखी थी, पुजारी ने, मिशनरीज वगैरह, बिशप्स वगैरह जो होते हैं उनके धर्मगुरु वगैरह क्रिश्चियन रिलीजन के, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर कर रखा था। सेकंड पोजीशन पे किंग्स वगैरह आते थे। और जो थर्ड जो पोजीशन थी उसमें चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो, सारी की सारी जो बच गई वो थर्ड में आती थी। उनको पीसेंट वगैरह, फार्मर्स वगैरह होते थे, चाहे उसमें ब्लैक स्मिथ हो, डॉक्टर, इंजीनियर जो कुछ भी थे, टीचर्स वगैरह, सभी उसी के अंदर आ जाते थे। क्लियर है? और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यह जो रिलेशन था इन तीनों ऑर्डर्स के बीच में ये रेगुलर चेंज होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब वापस हिस्ट्री पे आ जाते हैं। ये वाला टॉपिक चल रहा है इसमें, तो हमको 100 ईयर्स, जो लास्ट 100 ईयर्स थे उनके बारे में हमारे पास में डिटेल वर्क किया, मेहनत करी हमारे हिस्टोरियंस ने, ठीक है। और यहाँ तक कि इंडिविजुअल विलेज को भी इन्होंने सर्च किया कि गांव में भी कैसा सिस्टम होता था। ये हमारे हिस्टोरियंस कैसे पता कर पाए कि वहाँ पे कौन सा गांव होता था, वहाँ के क्या सिस्टम था, ये कैसे हमको पता चल पाया? क्योंकि हमको बहुत सारे लॉट ऑफ मटेरियल्स मिले
इसमें से डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल ऑफ लैंड ऑनरशिप मिली है कि कौन ज़मीन का मालिक है, प्राइजेस के बारे में पता चला है, लीगल कोई केसेस चलते थे उनसे पता चला है। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड्स, चर्च जो है अपने रिकॉर्ड्स में रखता था, शादी, जन्म, मृत्यु दर वगैरह जो होती थी वहाँ पे, उन सब चीज़ों को रिटर्न में लिखते थे। इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया जो आज हम आपको 3 ऑर्डर्स में पढ़ाने जा रहे हैं। ये हिस्टोरियंस ने काफ़ी मेहनत करी और इनको रिसोर्स, किस पे मेहनत करी, ज़मीन ही खोदने लग गए। उन्होंने इन रिटर्न रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, इनको पढ़ा, रीड किया, ट्रांसलेशन किया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वो इन्होंने किया। इसके साथ साथ में ही स्ट्रक्चर ऑफ फैमिलीज एंड पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे था, ये सारी चीज़ें, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इन चर्च गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स एसोसिएशन। इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं बताओ? इंस्क्रिप्शन उनको कहते हैं जो रिटर्न रिसोर्सेज होते हैं, या रिटर्न रिसोर्सेज में भी कौन से, जिनको पहाड़ों पर या हार्ड सरफेस पे लिख दिया जाता है उनको अपन इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। सॉन्ग्स वगैरह मिले हैं, स्टोरीज मिली हैं, गेव ए सेंस ऑफ फेस्टिवल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज जो होती थी उस टाइम पीरियड के बारे में, यानी कि अपन को डिटेल इन्फॉर्मेशन की वहाँ पे किस टाइप के फेस्टिवल्स होते थे, किस टाइप की कम्युनिटी वगैरह होती थी, ये सारी चीज़ें अपन को पता चली। अच्छा, इनके साथ साथ में हिस्टोरियन वहाँ के पीपल्स के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को भी समझ पाए, ठीक है, एंड चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड, और उन्होंने सारी चीज़ों का पता कर पाया जो काफ़ी टाइम की होती थी, जैसे पॉपुलेशन, और कई बार जैसे फार्मर्स के रिवोल्ट्स वगैरह हो जाते थे, वो भी इन्होंने लिखा। ऑफ द मैनी स्कॉलर इन फ्रांस हु हैव वर्क ऑन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पर काफ़ी सारे स्कॉलर जो थे उन्होंने लिखा। इनमें जो सबसे पहले थे उनका नाम था मार्क ब्लॉक, ठीक है, मार्क ब्लॉक पहले थे जिन्होंने इनके वर्ड्स को यूज किया। और इंटर रिलेशनशिप एंड द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल ही एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस। अच्छा, और ये जो आपका मार्क ब्लॉक है ये वाज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर हु आर द हिस्टोरियन। मार्क ब्लॉक एक ऐसे स्कॉलर विद्वानों के साथ जुड़े हुए थे जो नहीं मानता था कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ पास्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेना है। हिस्ट्री के जरिए अपन लोगों को वहाँ के जोग्राफिकल एरिया के बारे में पता चलता है, और जोग्राफिकल एरिया के बारे में पता चलता है तो उससे वहाँ के पीपल्स के बारे में पता चलता है। ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आई? जैसे मान लीजिए जोग्राफिकल एरिया, कहीं पे क्लाइमेटिक हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी या बहुत ऐसा एरिया जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है या जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो दोनों ही एरियाज़ में वेजिटेशंस हैं वो बहुत कम होती है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है मोस्टली हंटिंग पे डिपेंड करेगी। जब हंटिंग पे डिपेंड करेगी तो वो हंटिंग स्किल्स सीखेंगे। हंटिंग स्किल्स सीखने के साथ साथ ही वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, तो मतलब मारने काटने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तो ऐसे जो पीपल्स होते हैं, ऐसे एरिया से जो पीपल्स आते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, समझ गए? तो इसीलिए हिस्ट्री जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताती है, वहाँ के पीपल्स के बारे में भी बताती है, वहाँ के पीपल्स के बिहेवियर के बारे में भी वो हिस्ट्री हमको बताती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ब्लॉक जो थे फेडरल सिस्टम इज अबाउट यूरोप, इन्होंने यूरोपियंस के बारे में लिखा, पर्टिकुलरली फ्रांस के बारे में लिखा, और टाइम पीरियड कौन सा था? 900 to 1300 ईयर्स के जो टाइम पीरियड के बारे में था उस टाइम पीरियड के बारे में इन्होंने लिखा था, ठीक है। सोशल रिलेशन और वहाँ की क्या रीति रिवाज थे इनके बारे में लिखा, ठीक है। और लेकिन यह जो लिखना चाह रहे थे वो पूरा नहीं लिख पाए, क्योंकि जो नाजी जो थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ओरिजिन हुए थे, पावर स्प्रेड करी थी, उन लोगों ने इनको शूट कर दिया था, इस वजह से वो नहीं लिख पाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी डेथ हुई। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द फेडरलिज्म। अब आगे समझ में, अब अपन टॉपिक वाइज चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या? फेडरलिज्म जो वर्ड है फ्यूड का से बनकर मिलकर बना है, जिसका मतलब होता
है पीस ऑफ लैंड, यानी कि ऐसी जमीन का टुकड़ा जिसका कोई मालिक हो, वो फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक है, और इसी फेडरलिज्म के जरिए हमारे हिस्टोरियंस ने उस एरिया की इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता किया। मिडाइवल पीरियड किस टाइम पीरियड के बीच का टाइम पीरियड कहा जाता है? 5th to 15th सेंचुरी। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, यह जो फेडरलिज्म जो वर्ड है, फेडरलिज्म ये फ्यूड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, जैसे मैंने ये भी बताया, पीस ऑफ लैंड। ठीक है, यह एक सोसाइटी के बारे में बताता है जो मिडाइवल पीरियड में ओरिजिन हुई थी, डेवलप हुई थी फ्रांस में। ध्यान रखना, अपन फ्रांस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे इसमें, फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में अपन ज्यादा पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, एंड लेटर इन, और उसके बाद में इंग्लैंड और साउदर्न इटली, सदर्न इटली की तरफ गया। यानी सबसे पहले अपन फेडरलिज्म पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, फिर इंग्लैंड और फिर साउथ इटली। अभी मैंने मैप में बताया था, देख लेना क्वेश्चंस पेपर में, एग्जाम में मैं आपको इनके वही दूंगा, भाई मार्क करो कहाँ फ्रांस है, कहाँ इंग्लैंड है, कहाँ इटली वगैरह है, इसलिए थोड़ा सा मैप को भी देखते रहो। इन इकोनॉमिक सेंस, ये तो था कॉमन डेफिनेशन मैंने बताई, पीस ऑफ लैंड जो उसका मालिक होता है, और वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में। और फेडरलिज्म जो है इसका इकोनॉमिक सेंस भी है, मतलब इकोनॉमिक अर्थ भी है यह रेफर टू काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को इंडिकेट करता है, और साथ के साथ में ही यहाँ के लॉर्ड, मतलब राजा, और वहाँ की जो पीजेंट है, इनके बीच में रिलेशनशिप को भी तय करता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं इसमें, कल्टिवेटेड देयर ऑन लैंड एज वेल एज द लॉर्ड, यहाँ पे जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं अपनी खुद की जमीन को भी खेती बाड़ी करते हैं, और लॉर्ड की जो जमीन होती है उसको भी ये खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, और जो खेती बाड़ी करते हैं यानी कि अपनी लेबर देते हैं राजा को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बदले में वो राजा से चाहते हैं कि राजा हमारी सुरक्षा करे जब भी कोई इनके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो इनके बीच में देखो सभी जितनी भी कम्युनिटी थी जहाँ पे फेडरलिज्म स्प्रेड हुआ, या इवन इंडिया की भी बात कर लो, ये राजा महाराजा बने कैसे थे। यह सोसाइटी में जैसे वर्णा सिस्टम था, 4 कम्युनिटी होती थी, इन 4 कम्युनिटी के बीच में आपस में एक इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा था कि भाई जैसे पंडितों का काम क्या था, पूजा अर्चना करेंगे, हम भगवान से तुम्हारी रक्षा की डिमांड करेंगे, और जो ये जो क्षत्रिय होते थे इनका काम क्या था, ये सैनिक की तरह योद्धा वगैरह होते थे, और ये तुम्हारे वैश्या वगैरह, वैश्यास जो हैं मतलब ट्रेडर्स वगैरह आ गए, टीचर्स वगैरह जो हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह, ये सभी आ गए, इनकी ये लोग हिफाजत करेंगे, और जो शूद्र होते थे वो उनका काम था इन सभी की सेवा वगैरह करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड में चेंजेस आता गया, क्या चेंजेस आए, अब वो लोग डिक्टेटर बन गए क्योंकि उनके पास में पावर आ चुकी थी। तो उसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है लॉर्ड्स, उसको कहा जाता था, एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि भाई आप हमारी सेवा करें, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इनकी लग्जीरियस लाइफ हो गई, शान शौकत से रहने लगे, पैसे कम पड़ने लगे हैं, तो इन्होंने फार्मर्स के ऊपर अत्याचार वगैरह करने लगे। हमने आपको कितनी बार कहा, ये रिलेशनशिप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे। जब टाइम मतलब अच्छा था, शुरू की टाइम थी, तब इन्होंने कोई भी अत्याचार नहीं किए, और टाइम पीरियड जब खराब होता गया, जब जो सक्सेस जो राजा वगैरह थे, रूलर्स वगैरह थे, ये ज़्यादा ग्रीडी हो गए, तो इनके बीच में रिलेशनशिप खराब होते चले गए आगे। ठीक है, अब जब इनको मिलिट्री पावर इन्होंने जनरेट कर ली, डेवलप कर ली, तो इनको जुडिशियल राइट्स भी मिल गए, न्यायिक अधिकार, जो राजा ने कह दिया वो सही था। ठीक है, फेडरलिज्म एंड बियॉन्ड द इकोनॉमी टू कवर द सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल। और जब जुडिशियल लाइफ ले लिया, पॉलिटिकल राइट्स ले लिया, तो समझ लो इन्होंने धीरे धीरे सारे राइट्स एक्वायर कर लिए। आगे चलो, हालांकि इस फेडरलिज्म की जो रूट्स वगैरह हैं वो रोमन एम्पायर के टाइम से थी, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि यह फ्रेंच जो किंग था, जिनका नेम था चार्ली मैग्ने,
अंडरलाइन कर लेना इनको। इनके आने के बाद में फेडरलिज्म जो था वो प्रैक्टिस में आया था यूरोप, ठीक है। और यह टाइम पीरियड था 11वीं सेंचुरी के आसपास। अच्छा, और अब बात करते हैं फ्रांस और इंग्लैंड की। वहाँ पे ये सिस्टम कैसे था। यहाँ पे रोमन एम्पायर में एक एरिया था गोल करके, दिखा देता हूँ मैं आपको मैप में, बेटा ध्यान रखना ये सारे गोल लिखा हुआ है, गोल करके, ठीक है। यह एक एरिया था रोमन एम्पायर के अंदर। यहाँ पे 2 कोस्ट लाइन थी, दोनों तरफ। कोस्ट लाइन का मतलब होता है तट थे, मतलब दोनों तरफ सी होगा। माउंटेन रेंज थी, लॉन्ग रिवर थी, फॉरेस्ट थे, एंड लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड सूटेड टू एग्रीकल्चर। और एक बहुत बड़ी सी एक ट्रैक था, पट्टी टाइप में थी, जो एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए ये जो एरिया था बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। यहाँ पे फ्रैंक जो थे ये एक जर्मेनिक ट्राइब थी, जर्मन से थे, ठीक है। इन्होंने गिव देयर नेम टू गोल, इन्होंने इस एरिया को गोल नाम दिया है, मेकिंग इट फ्रांस, और बाद में ये फ्रांस बन गया। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यहाँ पे जो राजा थे फ्रैंकिस, फ्रेंच किंग, उन्होंने यहाँ पे शासन किया, और बाय कास्ट या बाय रिलीजन वो क्रिश्चियन थे। द फ्रांस हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द चर्च। यहाँ पे फ्रेंच के चर्च के साथ में बहुत मजबूत रिलेशन थे, चर्च के साथ में दोनों मिल बैठ के काम करते थे। विश्व और मतलब कि यहाँ पे पृष्ठ और राजरूलर्स के अच्छे रिलेशन थे, और ये रिलेशन और भी अच्छे हो गए। कब हो गए? 800 के आसपास में हो गए, जब इन्होंने जो किंग जो था चार्ली मैग्ने, उनको होली रोमन एम्परर की टाइटल दे दिया कि भाई ये पूरी की पूरी ये होली रोमन एम्परर है, ये बहुत अच्छा एम्परर। इसकी वजह से उनके और भी ज़्यादा रिलेशन अच्छे हो गए। अक्रॉस ए नैरो चैनल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जानते हैं कहाँ है मैप में? ये देखो, ये रहा इंग्लैंड, ऊपर वाला हिस्सा ये यहाँ पे इंग्लैंड है, और ये रहा स्कॉटलैंड। इसके बीच में एक छोटा सा नैरो चैनल था। इस नैरो चैनल जगह थी, सी वगैरह होगा, थोड़ा सा आइलैंड एरिया होगा, विच इन द 11th सेंचुरी, इसको फ्रेंच के जो किंग जो राजकुमार जो थे हैं, उन्होंने एक्वायर कर लिया था। फ्रेंच का जो राजा था कहाँ का था? नॉर्मैंडी, एक पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ के राजा ने इस इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच वाले एरिया को एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 3 ऑर्डर्स के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। 3 ऑर्डर्स में क्या हुआ? फ्रेंच प्रीस्ट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट है कि जो वहाँ के पीपल्स वगैरह थे, मोस्टली आपके पुजारी वगैरह जो थे, ये उनकी ये धारणा थी कि पीपल्स को 3 कैटेगरीज में बांट देना चाहिए। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है और उनके काम के अकॉर्डिंग इनको बांट देना चाहिए। जो फर्स्ट जो सीट थी उस पर तो बिशप्स आ जाएंगे, ठीक है। कुछ शिकार करेंगे, कुछ, ठीक है, उनके नीचे शिकार करने वाले आ जाएंगे, फाइट करने वाले आ जाएंगे, और फिर उनके नीचे अदर वर्क करने वाले आ जाएंगे। इसीलिए सोसाइटी को 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांट दिया, जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री नाम दिया गया। 12th सेंचुरी में एक बंदे थे पीसन, ठीक है, बिंगॉन करके एरिया में थे, उनका नाम था अब्बेस हेडीगार्ड करके। इन्होंने ये कहा था कि जैसे अपन अपने काऊ, बफेलो, गोट, शिप, हॉर्स वगैरह, इनको क्या अपन एक साथ एक ही जगह स्टेबल, एक ही अस्तबल वगैरह में रखते हैं क्या अपन इनको? नहीं, हॉर्स को अलग रखेंगे, काऊ को अलग रखेंगे, और बफेलो को अलग रखेंगे। हालांकि ये सभी के सभी उस जो उनका ऑनर है, उनकी नज़र में वो सभी के सभी इक्वल है, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसी तरह ही हमारे जो भगवान हैं, उनकी नज़र में सभी पीपल्स इक्वल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भी कैटेगरी अलग बना रखी है। इवन उन्होंने स्वर्ग में भी कैटेगरी बना रखी है, और उसी तरह उन्होंने अर्थ में भी कैटेगरीज बना रखी हैं। तो ये ऐसी बातें ये लोगों को बोलते थे, जिसकी वजह से लोग जो पीपल्स थे उस टाइम के, वो ईजिली एडजस्ट हो जाते थे इन कैटेगरीज में।
समझ गए आप? चलते द सेकेंड ऑर्डर द नोबिलिटी। अब अपन सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर में कौन सा था? राजा महाराजा जो थे उस टाइम के रूलर्स वगैरह जो थे वो आते थे, ठीक है। Priest placed themselves in the first order and noble in the second. The nobility had in reality a central role in social process. जो nobility है उसको इस social process में सेंटर पे रखा गया, यानी कि एक ऊपर कैटेगरी बना दी गई उनके और एक नीचे कैटेगरी बना दी गई। और ये कैसे हुआ? जमीन के कंट्रोल की वजह से उनको ये किया गया। और साथ ही साथ में ही एक वहाँ पे एक प्रैक्टिस थी जिसको वैसलेज बोलते थे। वैसलेज का मतलब होता है गुलाम प्रथा एक प्रकार की, मतलब वहाँ पे हर बात को कहते क्या करते वैसलेज है, मतलब एक सिस्टम बना रखा था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 कैटेगरी। द किंग ऑफ फ्रांस वाज लिंक्ड टू द पीपल ऑफ बाय वैसलेज। जो वहाँ फ्रांस का जो किंग वगैरह होता था वो लोगों के किस वजह से कनेक्ट था? वैसलेज के जरिए, ठीक है ना। वैसलेज का मतलब फार्मर्स भी होता है, पीजेंट भी होता है, गुलाम भी होता है। सिमिलरली टू द प्रैक्टिस अमंग द जर्मनिक पीपल ऑफ होम द फ्रैंक्स वेयर। और यह वाली जो प्रैक्टिस है फ्रांस के अलावा जर्मनी में जो जर्मनिक पीपल थे वो भी इस कैटेगरी सिस्टम को फॉलो करते थे। द बिग लैंड ओनर्स जो होते थे, द नोबल्स, वो नोबल्स के अंडर में आते थे, यानी कि वो नोबल्स के गुलाम होते थे। और जो बिग लैंड होल्डर्स होते थे वो पीजेंट को अपना गुलाम बना के रखते थे। तो इस प्रकार का ये ऑर्डर चलता था। नॉर्मल मैन एक्सेप्टेड द किंग एज द सीनियर। नॉबल पर्सन जो थे उन्होंने मान लिया था कि जो किंग है वो उनका सीनियर है, और वो उसके साथ में एक प्रॉमिस करके एक वचन वगैरह लेके रखते हैं। द सीनियर लॉर्ड was derived from a word meaning one who provide bread। और यहाँ पे जो लॉर्ड वर्ड्स जो है वो इसलिए यूज किया गया, लॉर्ड का मतलब था कि ऐसा बंदा जो हमें रोटी देगा। एक बार फिर से समझ लो, एक वैसलेज एक प्रथा थी, उस प्रथा के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ये बंधे हुए थे। जो लॉर्ड होता था है वो लैंड ओनर्स को अपना गुलाम बना के रखता था, और जो लैंड ओनर्स हैं वो किसानों को अपना गुलाम बनाकर, मतलब एक ऐसे कैटेगरी थी। गुलाम बनाने का मतलब ये आ गया। अब दोनों के बीच में बिहेव कैसा होगा ये आप देख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को, नीचे वाला बंदा ऊपर वाले को नजर उठा के नहीं देखेगा, नजर झुका के ही देखेगा, ठीक है। और यह जो वर्ड लिया गया, और यह जो अपना सीनियर होते थे उसको वो ऐसे ट्रीट करते थे, ये हमारा अन्नदाता है, ये हमको रोटी देने वाला है, हम इसके लिए मेहनत करेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। समझ में आ गया? डाउट्स हो तो आप उनको कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वो वुड बी लॉयल टू देम। और यह जो गुलाम होते थे इनको अपने लॉर्ड के प्रति लॉयल रहना पड़ता था, वफादार रहना पड़ता था, ठीक है। और इसके साथ साथ में ही इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज है वो आगे थे। उनको बाइबल्स, चर्च में खड़े होके बाइबल्स को हाथ में लेके कसम भी खानी पड़ती थी कि हम इनके प्रति वफादार रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो गुलाम्स वगैरह होते थे, वैसलेज वगैरह होते थे, इनको जो कुछ भी अधिकार मिलते थे वो अपने लॉर्ड से मिलते थे। तो लॉर्ड से इनको कैसे वो अधिकार देता था? जैसे वो चार्टर दे दिया, रिटर्न में कुछ लिख के दे दिया कि हाँ भाई ठीक है ये ज़मीन आपकी है। इसके अलावा कोई छड़ी वगैरह दे दिया करते थे। इसके अलावा कोल्ड ऑफर, यानी कि ज़मीन का टुकड़ा दे दिया कि भाई पकड़ ये ज़मीन का टुकड़ा आज से तुम्हारा, ये मिट्टी आज से तुम्हारी है, ठीक है। एक प्रकार का सिंबल होता था जो उनके मास्टर उनको देते थे। कल को ऐसा नहीं कोई आया भाई क्या है तुम ज़मीन पे कैसे काम कर रहे हो, साहब ये मेरे पास लिखित में भी है, मेरे को या तो अपने दूसरा सिंबल दे दिया या मेरे को ये पीस ऑफ लैंड दे रहा। क्लियर है? आगे चलते हैं। जो नोबल्स वगैरह होते थे ये प्रिविलेज स्टेटस था इनका, यानी कि ऐशो आराम से रहते थे और पूरा कंट्रोल होता था इनका प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये लोग अपनी एक सेना बना के रखे थे जिसको फेडरल लेडीज बोलते थे, यानी कि सामंती सेना या जमींदार की सेना भी बोलते थे। और इन लोगों ने अपनी कोर्ट भी बना रखी थी कि कोई भी
पीपल जो होते थे न्याय के लिए आते थे, कोई डिस्प्यूट हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता था, तो इन्हीं राजा महाराजाओं के, इन्हीं लोगों के पास में आते थे और यह लोग अपने नाम के सिक्के वगैरह हैं वो भी जारी करते थे। ठीक है। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल पीपल सेटल ऑन हिज लैंड। वो जो लॉर्ड था, भगवान था, एक प्रकार का रूलर जो था, वो उस जमीन के टुकड़े पे रहने वाले सभी पीपल का मास्टर होता था। ठीक है। वहां पे जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसकी प्रॉपर्टी वो मानी जाती थी। उसके प्राइवेट फील्ड्स वगैरह होते थे, पास्चर लैंड होती थी, घर फील्ड्स वगैरह, जो वहाँ पे किराए पे जो रह रहे हैं उनकी भी सारी संपत्ति उसी की होती थी। और उसके जो घर, लॉर्ड का जो घर होता था उसको मैनर, क्या बोला जाता था? मैनर, MANOR बोलते थे। अच्छा, हिज प्राइवेट लैंड वर कल्टिवेटेड बाय पीजेंट। यहाँ पे वही मैंने आपको पहले बताया, लॉर्ड होता था, लैंड ओनर्स होते थे, लैंड ओनर्स के बाद में पीजेंट वगैरह होते थे। अपन बेटा सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सेकंड, अपन फर्स्ट 3 ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, अपन सेकंड ऑर्डर में भी कैटेगरी बनी हुई थी, अपन उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अपन इसमें राजा होता था, लॉर्ड होता था, लैंड ओनर्स होते थे, फिर पीजेंट वगैरह होते थे। तो इन सभी के पास में खुद की जमीन होती थी। ये लोग अपनी खुद की प्राइवेट लैंड को भी कल्टीवेट करते थे, प्लस में अपने लॉर्ड्स की भी लैंड को कल्टीवेट करते थे। बदले में लॉर्ड्स को क्या चाहिए होता था उनसे कि भाई अगर लॉर्ड के ऊपर कभी अटैक हो गया तो वो उन लोगों को उस लॉर्ड की पैदल सेना में भी भर्ती होना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब कि दोनों का रिलेशनशिप ऐसा था कि जमीन भी दे दी, भाई तुम लोग मेरी जमीन पे खेती बाड़ी करो। ठीक है। वो खेती बाड़ी करते रहेंगे, पैसा अपने पास रखते रहेंगे। ठीक है। फिर बाद में इन रूल्स में चेंजेस होता गया, पैसा अपने पास रखते रहेंगे। राजा को क्या चाहिए? राजा को चाहिए कल को कोई लड़ाई होती है तो सैनिक जो शक्ति है या एज ए सोल्जर को उसकी सेना में भर्ती हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता रहा, फिर इन्होंने टैक्सेस वगैरह भी लगा दिए। देख के भाई अभी सैनिक है, पैदल सैनिक है या अनस्किल्ड सोल्जर्स हैं, ये क्या लड़ाई है, तो उन्होंने टैक्स वगैरह लगा दिया। अपन इसके बारे में भी और आगे पढ़ेंगे। मैनोरियल स्टेट, यानी कि यहाँ पर अब अपन जो लॉर्ड्स होते थे उनके जो घर होते थे उनको मैनर बोलते थे। तो उसकी पूरी स्टेट कैसी होती थी? जो उसकी जो स्टेट होती थी लगभग सी सेल्फ सफिशिएंट होती थी, यानी कि उस स्टेट में, यानी कि उसकी जागीर में वो सारी चीज़ें पैदा होती थी जो उस मैनर को, उस लॉर्ड को चाहिए, खाने के लिए अनाज, दूध, दही वगैरह, इवन फ्लैश मीट वगैरह जो कुछ भी होगी। लेकिन फिर भी सभी जो मैनर हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते थे। ठीक है। मान लीजिए कोई मिनरल्स है, जरूर है ना सारे मिनरल्स भी वही निकलेंगे। अब कोई भी टूल्स हैं, वेपन्स हैं, वो तो मिनरल से ही बनेंगे, और मिनरल जरूरी थोड़ा ना उन्हीं के पास मिले। कोई प्रीशियस स्टोन्स भी होता था, तो कुछ चीज़ें उनके नहीं मिलती थी, लगभग मोस्टली चीज़ें मिल जाती थी। जो नहीं मिलती थी उसको वो मंगवा लिया करते थे, यानी कि वहाँ पे ट्रेड वगैरह भी होता था। ठीक है। लॉर्ड जो थे अपने, उनका घर होता था, वो कंट्रोल करते थे विलेज के ऊपर, और कुछ लॉर्ड के पास तो 100 विलेज भी होते थे जिसमें किसान रहते थे। ठीक है। और जिसके पास में छोटी जागीर होती थी उस जगह पर डजन्स फैमिली रहती थी, और कोई बड़ी स्टेट्स होती थी वहाँ पे 50 to 60 फैमिली भी रहती थी। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वाज फाउंड ऑन द स्टेट। आ गया, सारा कुछ लगभग सब मिल जाता था। ग्रेन फील्ड्स में हो जाते थे, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर वगैरह जो हैं वो उनके इम्प्लीमेंट्स और रिपेयर्स करते थे उनके वेपन्स को, हैं स्टोन मैशंस होते थे, मिस्त्री वगैरह, वो उनकी बिल्डिंग्स को सही रखते थे। फीमेल्स वगैरह जो हैं वो धागे सूत काटना वगैरह का काम करती थी। जो बच्चे होते थे उनके, तो वो बच्चे लॉर्ड की जो शराब खाने मशीन, शराब की जो कारखाने होते थे वहाँ पे काम करते थे। ठीक है। इस स्टेट में, इस जागीर में वुडलैंड, लकड़ी के बड़े बड़े सिस्टम थे। यहाँ पे मतलब लकड़ी मिल जाती, फॉरेस्ट लैंड वगैरह होती थी, फॉरेस्ट के ऊपर वो लोग शिकार वगैरह करते थे। इनके पास में पास्चर लैंड होती थी जिसमें ये अपने किसानों, अपने जानवरों को चरा लिया करते थे, घोड़ों को चरा लिया करते थे। ठीक है। और इनकी जागीर में चर्च वगैरह भी होते थे और किले भी। ठीक है।
13th सेंचुरी के बाद में जो किले वगैरह हैं, फोर्ट वगैरह हैं, ये लोग बनाने लग गए थे। और इन फोर्ट में इन राजा की फैमिली रहती थी। मोस्टली माना जाता है ये जो किले वगैरह हैं ये कब आए थे, जब यहाँ पे नॉर्मन्स ने आक्रमण किया था इस एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से ये अब पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर वाले एरिया बन गए थे। मैन्योर कुड नॉट बी कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट नहीं मिलता था। प्लस में माइलस्टोन यानी कि आटे की जो चक्कियाँ होती थी वो नहीं मिलता था। मेटल वर्क, मिनरल्स वगैरह ये इनको बाहर से वगैरह मंगाने पड़ते थे। जो लॉर्ड्स थे वो लग्जीरियस लाइफस्टाइल बिताते थे। रिच फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो थे वहाँ पे नहीं होते थे, ये कि बाहर से अदर प्लेसेस से लाते थे। अब एक नाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब सेकंड ऑर्डर ही चल रहा है, ध्यान रखना। अब इस नाइट्स आए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि राजा जो था, यहाँ के जो रूलर्स होते थे, जमींदार, लैंड ओनर्स वगैरह होते थे, ये अपनी लैंड पर पीजेंट फार्मर्स को खेती बाड़ी करने देते थे। बदले में क्या चाहते थे कि कल को अगर यहाँ पे वॉर होती है तो आप अपनी सैनिक सहायता दें। लेकिन क्या होता है, ये अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, जिसकी वजह से राजा लड़ाई में हार जाता था। तो अब राजा को जरूरत पड़ी कि ट्रेंड सोल्जर की जरूरत पड़ी। तो ये जो ट्रेंड सोल्जर थे ये ही नाइट्स कहलाए, यानी कि प्रोफेशनल सोल्जर्स जो थे उनको नाइट्स बोलते। फ्रॉम द 19th सेंचुरी यहाँ पे यूरोप में फ्रिक्वेंटली वॉर्स वगैरह स्टार्ट हुए। अब यहाँ पे जो मैंने बताया फार्मर्स जो थे, जो खेती बाड़ी वगैरह करते थे, वो सफिशिएंट नहीं थे। इसके लिए अब इनको अच्छी तो घुड़सवार सेना चाहिए थी, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक नए सेक्शन का डेवलप हुआ, ओरिजिन हुआ, जिसको नाइट्स कहा गया। ये नाइट्स क्या होते थे, ये लॉर्ड से जुड़े हुए रहते थे, जैसे कि लैंड ओनर्स जुड़े हुए रहते थे वैसे, ठीक है। जो लॉर्ड्स होते थे ये नाइट को पीस ऑफ लैंड दे दिया करते थे और कसम दिलवाते थे कि तुमको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और यह जो उनकी जो लैंड होती थी इन नाइट्स की, उसको फिफ्स बोलते थे, FIE फिफ्थ बोलते थे। और यह वंशानुगत होती थी, जैसे मेरे को मिल गई, मेरे बाद मेरी संतान को मिलेगी। और यह अपने एरिया को, जो उनको पीस ऑफ लैंड मिलती थी, तो यह बढ़ा लिया करते थे, 1000 to 2000 एकड़ आता था। और इसी में ही उनके हाउस वगैरह होते थे, जहाँ पर इनकी फैमिली वगैरह रहती थी, चर्च वगैरह होते थे। और अदर जो चीज़ें हैं जो उनको चाहिए होती थी वो सारी की सारी इंक्लूड होती थी। इसके अलावा यहाँ पे वाटर मिल्स होती थी, पानी से चलने वाली चक्कियाँ होती थी, और वाइन प्रेस, शराब पैदा करने वाली जगह होती थी, ठीक है। और इन्हीं के पास में जो ज़मीन होती थी उसको कल्टीवेट करने के लिए पीजेंट्स वगैरह भी होते थे, ठीक है। और बदले में इनको क्या देना पड़ता था, नाइट पेड हिज लॉर्ड रेगुलर फीस। यह उस पैदावार में से कुछ हिस्सा राजा को दे दिया करते थे और प्रॉमिस करते थे कि अगर लड़ाई हुई तो हम उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब यह जो नाइट्स होते थे ये अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए रेगुलर वॉर वगैरह करते थे, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह करते थे, ठीक है। और यह लोग जो थे दूसरे किसी लॉर्ड्स को अगर इनकी सहायता चाहिए होती थी तो ये उनको भी अपनी हेल्प दे दिया करते थे, लेकिन सबसे पहले खुद के लॉर्ड को देंगे, उसके बाद ही कभी किसी दूसरे को देते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्रांस देयर फ्रॉम द 12th सेंचुरी, यहाँ पे एक नया वर्ग और पैदा हुआ, इनको सिंगर्स कहा जाने लगा। यह एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते रहते थे, ठीक है। स्टोरीज वगैरह सुनाते थे, मोस्टली हिस्ट्री से रिलेटेड होती थी। ये हिस्टोरी मनगढ़ंत होती थी, किसी भी राजा या नाइट्स की लड़ाई से रिलेटेड होती थी, उनको बढ़ा चढ़ा के भी बता दिया जाता था। अच्छा, यह जो सिंगर्स वगैरह होते थे ये उस टाइम में बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि उस टाइम में सभी पीपल्स पढ़े लिखे नहीं होते थे, और वहाँ पे बुक्स वगैरह या मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो भी इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। और यह लोग ट्रैवलिंग बार्ड्स आर वेरी पॉपुलर, ये एक प्रकार की कहावतें वगैरह भी सुनाते थे जो बहुत पॉपुलर होती थी। जो मैनर होता था इस नाइट का
इसके ऊपर एक बड़ा हॉल के ऊपर एक छोटा सा छज्जा होता था। यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर जो थे नाइट्स वगैरह के, ये बैठकर एक साथ खाना खाते थे। उस टाइम पीरियड में ये जो सिंगर्स वगैरह हैं ये इनको गाने वगैरह सुनाते थे, यानी कि उस पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते थे। तो बेटा आज मैंने आपको 3 ऑर्डर्स बताए। 3 ऑर्डर्स का मतलब हो गया हमने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, ठीक है। फेडरलिज्म के बारे में बताया, फेडरलिज्म क्या है, ये सोर्स ऑफ या लैंड, पीस ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ जाएगा। फ्रांस और इंग्लैंड, पहले ये फ्रांस में था, ये पॉपुलर हुआ, पहले जर्मनी में पॉपुलर था, फिर फ्रांस में आया क्योंकि वो ट्राइब्स फ्रांस में आ गई थी, और फ्रांस में आने के बाद में ये इंग्लैंड और सदर्न इटली में पहुंचा। फिर मैंने आपको सेकंड ऑर्डर के बारे में बताया, यहाँ पे लॉर्ड्स वगैरह होते थे, लैंड ऑर्डर्स, और लैंड ऑर्डर्स प्रिंसिपल्स एंड से नाइट्स के बारे में बताया। और ये आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, ये आपको रिटर्न रिसोर्सेज मिलेगी, ठीक है। आज के लिए बाय।